हेलो एवरीवन। द कैपिटल सफर में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 2 को और हम यहां पर देखेंगे प्राइस कैसे मूव होती है, फील्ड एंड अनफिल्ड ऑर्डर क्या होता है, एंड देन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई में क्या डिफरेंस है उसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे रिटेलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, प्राइस कैसे मूव होती है। तो एग्जाम्पल में लेता हूँ, पर यहाँ पर एक लड़का है, उसका एक नाम भी रखते हैं और उसको क्या करना है कि ऑनलाइन उसका हेडसेट है वो सेल करना है। तो हेडसेट सेल करने के लिए रखता है और हेडसेट की एक प्राइस रखता है। तो हम इस बंदे का नाम भी रखते हैं, इसका नाम है रघुनाथ, और इसको हेडसेट जो सेल करना है वो 2000 रुपीज में सेल करना है। तो हेडसेट की प्राइस यहाँ पर आ गई 2000 रुपीज। अभी क्या होता है कि वो 8 दिन तक रुकता है, लेकिन 2000 रुपीज पे कोई भी उसका हेडसेट बाय करने के लिए नहीं आता है। तो उसको वहां पर कोई भी बायर नहीं मिलता, क्योंकि वो सेल कर रहा है, सामने बायर तो होना चाहिए, तो वो नहीं मिलता उसको। फिर क्या करता है कि फाइनली उसको एक बायर मिल जाता है 10 दिन बाद। लेकिन वो 2000 रुपये पे एग्री नहीं होता है, वो 1800 रुपये पे एग्री होता है, 1800 रुपीज पे। लेकिन ये क्या डिसाइड करता है कि मैं और रुकता हूँ, तो और रुकता है, लेकिन उसको स्टिल कोई भी बायर नहीं मिलता। तो फाइनली क्या करता है वो 15 दिन के बाद, जो उसको 1800 रुपीज पे जो भी बायर आ रहा था उसके पास, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्री हो जाता है। और फाइनली वो 2000 के हेडसेट 1800 रुपये में सेल करता है। अभी इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने मिला कि जो सेलर था उसने उसकी जो भी ऑब्जेक्ट था, हेडसेट था, कोई भी हो सकता है चीज, इस एग्जाम्पल में हेडसेट हमने लिया था, तो हेडसेट को सेल करने के लिए उसने उसकी प्राइस कम की। इसकी वजह से उसकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, समझे, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई। तो याद रखना, आपको बोला जाता है कि बार ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाता है, सेलर ज्यादा है तो मार्केट नीचे जाता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों भी इक्वल होते हैं मार्केट में, लेकिन एग्री कहाँ पर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या एलटीपी जिसको बोलते हैं, या सीएमपी जिसको बोलते हैं, वो ऐसे बनता है। आई होप अभी प्राइस का आपको एक माइंड में पिक्चर क्रिएट हुआ होगा। अभी इससे मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ कि कोई भी सिचुएशन आए तो आपके माइंड में एग्जांपल आने चाहिए कि हाँ ऐसे प्राइस मूव होता है, ऐसे मुझे स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ऐसे ट्रेड प्लान करना है, सारी चीजें। तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वे में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले अपसाइड का एग्जांपल लेते हैं, अपसाइड कैसे मूव होते हैं प्राइजेस। अभी यहाँ पर आस्क एंड बिड क्या होता है नहीं पता है आपको, आप ऑर्डर्स वाले टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट है उसमें जरूर जाके चेक कर लेना। तो अभी बिड मतलब यहाँ पर बायर से लेफ्ट साइड में, आस्क मतलब सेलर से, एक्स वाई जेड लिमिटेड मतलब ये स्टॉक का नाम है और उसका प्राइस चल रहा है 500 रुपीज, और यहाँ पर 100 दिख रहा है, वो है क्वांटिटीज। एंड आस्क साइड में देखो आपको दिख रहा है 50-50, वो है क्वांटिटीज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैच कैसे होगा, प्राइस ऊपर कैसे जाएगी। देखो अगर हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करें तो टोटल बायर से 500 एंड सेलर से सिर्फ 100, 500 के प्राइस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ऑब्जर्व करेगी, देखो 100 एंड 100, 100 बायर्स अगेंस्ट 100 सेलर्स, ये 400 ऑर्डर्स बच जाएंगे 400 बायर से, एंड सेलर्स कोई भी नहीं है इस जगह पर। तो इसका मतलब प्राइस यहाँ पर शूट होगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, इस सिचुएशन को बोला जाता है इम्बैलेंस। तो आगे हम समझेंगे जब हम एक्चुअल स्ट्रेटेजी पे आएंगे तब। आगे देखते हैं सेल साइड का एग्जांपल। यहाँ पर देखो बायर्स कितने हैं हमारे 100 एंड सेलर्स कितने हैं यहाँ पर 500, एग्जैक्टली अपोजिट चीज हुई है यहाँ पर, प्राइस है 500 के प्राइस के ऊपर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्री हुए 100 एंड 100 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर्स वहाँ पर एग्जीक्यूट हुए 100, बाकी का ऑर्डर बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स यहाँ पर अभी 400 है लेकिन बायर्स कोई भी नहीं है। इस सिचुएशन में प्राइस नीचे गिरती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल साइड इम्बैलेंस। अभी इससे हमें समझ में क्या आया कि जब भी बायर हायर प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होता है तब प्राइस
ऊपर जाती है, अपसाइड मूव करती है। एंड जब भी सेलर नीचे के प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी होता है, तब प्राइस डाउन साइड मूव होती है। तो हमने क्या किया, पहले एग्जांपल लिया और उसी एग्जांपल को प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश की। अभी हम देखते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई क्या होता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम जो हमारा सप्लाई डिमांड होता है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, हायर टाइम फ्रेम पे जो डिमांड सप्लाई होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। डिमांड सप्लाई में तो कंप्लीट हम स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक ब्रीफ में समझाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो क्या होता है, समझो एक घर है और घर में आप खड़े। तो अभी आप ऊपर के लिए भी कैप हो कि मतलब छत से ऊपर नहीं जा सकते, और नीचे आपका फ्लोर होगी, जमीन होगी आपकी, उसके नीचे भी नहीं जा सकते, राइट। तो ऊपर का जो छत है वो हमारे लिए हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसको सप्लाई एरिया भी बोलते हैं। और नीचे जो फ्लोर होता है या फिर हमारी जमीन होती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया, राइट। अभी इसी एग्जांपल को क्या करना, इस बॉय की जगह पर आप प्राइस को मानना। मतलब प्राइस अपसाइड रेजिस्टेंस है, तो प्राइस उसके ऊपर जाने की जा नहीं सकती, मतलब उसके लिए वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस रुकती है, ऊपर जाने से वहां पर रुकती है। और सपोर्ट मतलब क्या, प्राइस नीचे जाने से वहां पर रुकती है। आई होप अभी ये दोनों में डिफरेंस समझा होगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस नीचे आई और यहाँ से ऊपर गई, तो ये हमारा हो जाता है सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है सपोर्ट। इसका मतलब प्राइस यहाँ से आएगी, फिर से बाउंस करेगी, यहाँ से आएगी, ऊपर बाउंस करेगी, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा एग्जांपल हम रेजिस्टेंस का देखते हैं। ऊपर गई प्राइस, यहाँ से नीचे आई, तो हमारे लिए ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो ऊपर जाएगी, हम ऐसा मानते हैं कि प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। तो प्राइस ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट करती है, रोकती है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। आई होप ये भी कंसेप्ट आपको अभी समझा होगा। अभी थर्ड कंसेप्ट आते हैं हम, वो है रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। तो रिटेलर्स मतलब हम जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड पैसा है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी किया है, क्या क्या चीजें अलग अलग इंस्टीट्यूशन एंड रिटेलर में है, वो आप पढ़ भी सकते हो। सिंपली याद रखना, रिटेलर मतलब ऐसे लोग जिनके पास लिमिटेड पैसा होता है, एंड इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे लोग जिनके पास बड़ा पैसा होता है। मतलब वो मार्केट को मूव करते हैं, वो कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो रिटेलर के पास ऑब्वियसली छोटा सा पैसा होता है, इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा पैसा होता है। और जो भी न्यूज़ मार्केट में आती है, याद रखना मैं आपको बताना भूल गया, स्ट्रैटेजी में आगे आप बढ़ने से पहले सारे न्यूज़ वाले एप्लीकेशंस जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना चाहिए। क्योंकि जो भी सारी चीज़ें होती है, न्यूज़ वगैरह जो भी चीज़ें होती है, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। आपको न्यूज़ वगैरह देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास मनी कंट्रोल हो सकता है, ईटी मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एप्लीकेशंस, उनको क्लोज कर देना। जस्ट फॉर, और रखा भी है तो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए रखना। उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आपने जो भी स्टॉक्स में एंट्री प्लान की थी, समझो बाइक की एंट्री बन रही थी, लेकिन वहां पर आपने क्या किया, न्यूज़ की वजह से सेल कर दिया, तो अपोजिट व्यू बनेगा, तो आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए प्राइस एक्शन पे आप काम कर रहे हो, तो ये बाकी के जो न्यूज़ आते हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस स्ट्रेटेजी को। अभी समझो हमने कोई भी ट्रेड लिया, तो मार्केट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने कोई बाय किया, तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, समझे। अभी ये कैसे समझते हैं हम कि इंस्टीट्यूशंस है किसी भी स्टॉक्स में, या किसी भी स्क्रिप्ट, जो भी इंडेक्स वगैरह जो भी आप करते हो, कैसे समझते हैं कि वहां पर इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है? उनके कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, साइन होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? एफआईआई आपने सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। दूसरा है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। मतलब फॉरेनर्स, एफआईआई मतलब क्या, फॉरेनर, फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं या फिर बिजनेस वाले ओनर होते हैं, वो इंडिया के स्टॉक्स में या इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको बोलते हैं एफआईआई। जो इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको बोलते हैं डीआईआई।
तो बाहर के लोग हो सकते हैं, ब्लैक रॉक हो सकता है, फिर जेपी मॉर्गन है। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो एलआईसी सबसे बड़ा डीआई है हम हमारे इंडिया का। हम एसआईपी वगैरह करते हैं वो डीआईआईज में ही काउंट होते हैं सब, क्योंकि एक पूल बनता है सबका। और एक चीज सबसे जो अलग चीज होती है, इन दोनों में डिफरेंशिएटर होता है, वो है इमोशंस का। जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अ, समझो टाटा का शेयर है, आप उसको इसलिए होल्ड करते हो कि नहीं, रतन टाटा जी है, उन्होंने कंपनी बनाई है। भले वो स्टॉक नीचे गिर रहा है, आपको दिख भी रहा है स्टॉक नीचे गिरने वाला है, फिर भी आप उसको होल्ड करते हो। इसको बोलते हैं इमोशंस की वजह से आप होल्ड करना। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो सर्टेन लेवल डिसाइड करते हैं कि इस लेवल पे आने के बाद मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। मतलब कुछ ना कुछ उनके पास एंट्री एग्जिट प्लान होता है। तो हमारे पास भी एंट्री एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार हम राइट नहीं हो सकते और हर बार रॉन्ग भी नहीं हो सकते। एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आपको चलना पड़ता है आगे। तो अभी इनकी फुटप्रिंट्स कैसे हम समझेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। और याद रखना कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी में ट्रेड करते हैं। इसका मतलब वो मशीन से ट्रेड करते हैं, जिसको एल्गो ट्रेडिंग भी बोला जाता है। मशीन से ट्रेडिंग होती है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जब भी लेते हैं मार्केट पे प्रिंट हो जाता है उनका साइन। तो साइन क्या होता है, ये कैंडल्स होती है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है ना, उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स। तो कैंडल स्टिक आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में डिटेल में, और इनका कैसा यूज करना है। चलिए अभी हम समझते हैं पेंडिंग ऑर्डर कंसेप्ट को। मतलब फील्ड अनफील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। जस्ट कंसेप्ट समझना इसका, फिर आपको समझ में आएगा फील्ड ऑर्डर क्या होता है, अनफील्ड क्या होता है। कंसेप्ट समझते हैं, प्रैक्टिकल हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। देखो अभी यहाँ पर समझो, इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है। हमें क्या करना है, जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, एफआईडी है जिसको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो भी करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी है। से फॉर एग्जांपल देखो, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सोच रहे कि मुझे 1 लाख क्वांटिटी है, 1 लाख है ना वो क्वांटिटी है, याद रखना। यहाँ पर भी 1 लाख है ना वो क्वांटिटी है। उनको क्या करना है, 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर जो मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ की है वहां पर। तो लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, हमने क्या सोचा था कि इक्वल होगा तभी ऑर्डर वहां पर फिलिंग होगी, अदरवाइज प्राइस वहां से ऊपर जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना ऊपर से नीचे, यहाँ पर ऐसे नीचे 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 यहाँ पर ना सेलर्स जो आ रहे हैं ना, सेलर्स वो आ रहे हैं सिर्फ यहाँ पर 50,000, 50,000 आ रहे हैं यहाँ पर सेलर, और बायर है यहाँ पर 1 लाख। तो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, राइट, क्योंकि 50,000 स्टिल बचे हैं अभी भी। प्राइस यहाँ पर आएगी, समझो ऑर्डर्स आ गए यहाँ पर। और समझिए इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर आ गए 70,000, 70,000 यहाँ से सेलर आ रहे हैं। और अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 लाख में से ऑलरेडी 50,000 यहाँ पर फिल हो चुके हैं। बचे कितने यहाँ पर, 50,000, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 50,000। और ऊपर से सेलर आ रहे 70,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैसे ही देखो सेलर्स के केस में प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पर ऊपर जा रही है। लेकिन बायर्स के ऑर्डर्स कितने हैं, 50,000 बायर्स जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेलर्स कितने हैं, 1 लाख। तो प्राइस हिट होके नीचे आएगी 50,000 सेलर्स के साथ। और यहाँ पर 50,000 बचे हैं सेलर्स। तो बायर्स फिर से ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बार 20,000 बायर्स है, 20,000 बायर्स है, 50,000 सेलर्स है, प्राइस फिर से नीचे आएगी। समझे, अभी कितने बचे यहाँ पर, 30,000, राइट, 30,000 सेलर बचे। और समझो बायर्स फिर से जा रहे हैं 10,000, तो अभी फिर से यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से 20,000 सेलर बचे हैं। तो ऐसा होता है कैलकुलेशन। लेकिन हमें ऑर्डर्स कभी भी दिखते नहीं है, वो हमें चार्ट पर देखने पड़ते हैं। तो चार्ट पर मैं दिखाता हूँ कुछ चार्ट आपको कैसे बाउंस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाउंस कर रहा है मार्केट, मतलब वहां पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी हो रही है, इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। चलिए हम इसको समझते हैं चार्ट पर। चलिए मैं यहाँ पर जो चार्ट सिलेक्ट किया हूँ वो है टेक महिंद्रा का। अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे, मैं जस्ट एरिया ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ से एरिया मैंने ड्रॉ किया, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक्शन नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक एरिया मैंने ड्रॉ किया। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से आई, हिट करके ऊपर चली गई, राइट। हमें यह तो पता चल गया यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर आई,
कुछ ना कुछ ऑर्डर्स होंगे अभी, इसलिए क्या किया प्राइस ने फिर से आके बाउंस किया, राइट, यहाँ से। अभी फाइनली क्या हुआ, ये ऑर्डर्स खत्म हो गया, यहाँ पर थर्ड टाइम देखो आई यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर्स ही खत्म हो गए, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स थे, इसलिए यहाँ से बाउंस आया, देखो फिर से इसी एरिया से बाउंस आया, लेकिन ये थर्ड टाइम आई यहाँ पर। फर्स्ट टाइम ये क्रिएट हुआ, सेकंड टाइम बाउंस हुआ, थर्ड टाइम आए तो इसको ब्रेक कर दिया, समझे। इसी तरीके से डिमांड सप्लाई क्रिएट होते हैं मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि ये हो गया क्रिएट तो और नहीं बनेंगे, आगे और बनता रहता है, प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे, स्ट्रैटेजी कंप्लीट डिटेल में है तो उसको जरूर देख लेना है, लेकिन एक ऐसे काम करती है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और भी एग्जांपल्स आगे हम देखते हैं। यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स है, ऊपर सेलिंग के ऑर्डर्स है, ठीक है, देखो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई या बाइंग, नीचे आई यहाँ पर, बाइंग के ऑर्डर हिट किया, ऊपर चली गई, ऊपर गया, यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स थे, नीचे आई। अभी पावरफुल कौन था, अभी सेलर्स ने इससे ज्यादा पुश किया, मतलब सेलर्स यहाँ पर पावरफुल थे, तो सप्लाई एरिया क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये परफेक्ट एग्जांपल था, जहां पर ऑर्डर्स खत्म होते हैं वहां पर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, बाइंग के ऑर्डर यहाँ पर खत्म हो गए, तो इसलिए यहाँ पर एक सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ, इसी को बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स एंड फिल ऑर्डर्स। ठीक है, अभी पेंडिंग यहाँ पर एक कैंडल वाइज भी डिसाइड करते हैं, हम कैंडल देखते हैं यहाँ पर। अभी जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग। और छोटे छोटे यहाँ पर कैंडल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखो, इनको हम नाम भी देंगे अलग अलग। तो ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है, इनको बोलते हैं फील्ड ऑर्डर्स, फील्ड मतलब फील्ड हो गए ऑर्डर्स, फील्ड। और यहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं अनफील्ड ऑर्डर्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना, और जो लोग सीखना चाहते हैं डिटेल में इस कोर्स को, उनके पास शेयर कर देना। पिछली वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो भी वीडियो चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।